मर्ज उल मौत, इस कॉन्सेप्ट में हम पढ़ेंगे इसका मीनिंग, एसेंशियल एलिमेंट्स, टेस्ट एंड वैलिडिटी ऑफ ट्रांजेक्शंस डन ड्यूरिंग मर्ज उल मौत। डेथ इलनेस लिटरली मीन्स एंड इट इज़ derived फ्रॉम अरेबिक वर्ड मर्ज उल मौत। तो जो डेथ इलनेस है उसका अरेबिक वर्ड है मर्ज उल मौत। इट इज़ मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, दैट इज़ मर्ज एंड मौत। तो ये दो वर्ड से मिलकर बना है, दैट इज़ मर्ज एंड मौत। When a person suffering from merge, that is illness, is under apprehension of मौत, that is death, he is said to be suffering from merge उल मौत। मतलब कि जब कोई व्यक्ति मर्ज से गुजर रहा हो, मर्ज मतलब यहाँ पे होता है इलनेस, बीमारी, और उसे मौत आने का डर है, ठीक है, तो उसका मतलब होता है मर्ज उल मौत। अब इसमें हम दो डेफिनेशंस पढ़ेंगे, एक बेली के द्वारा, एक मुल्ला के द्वारा। तो जो बेली की डेफिनेशन है, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्सेप्टेड डेफिनेशन। इट सेज इट इज़ एन इलनेस विच हाईली प्रोबेबल विल इंश्योर फेटली। मतलब कि ये एक वो बीमारी है जो बहुत ही हाईली प्रोबेबल है कि फेटल होगी, मतलब मौत का कारण बनेगी। और दूसरी डेफिनेशन है मुल्ला के द्वारा, इट इज़ अ मेलेडी which induces an apprehension of death in person suffering from it and which eventually results in his death। मतलब कि एक वो मेलेडी है, मतलब डिजीज़ है जो मौत का डर पैदा करती है उस व्यक्ति में जो उस बीमारी से जूझ रहा है, एंड ये बीमारी बाद में मौत का कारण बनती है। अब हम देखते हैं डेथ इलनेस के एसेंशियल एलिमेंट्स। फर्स्टली, illness must be such which produces apprehension of death in near future in mind of person suffering from it। मतलब illness ऐसी होनी चाहिए जो apprehension of death cause करती है, मतलब मौत की चिंता कि मौत होने वाली है फ्यूचर में, ऐसी वो apprehension cause कर रही है वो बीमारी। तो फर्स्ट एसेंशियल ये है। सेकेंड इज एक्सटर्नल इंडिकेशंस। इलनेस ऐसी है विच हैज़ इनकैपेसिटेटेड द पर्सन फ्रॉम परस्यूट्स ऑफ ऑर्डिनरी एवोकेशंस, एग्जाम्पल स्टैंडिंग अप फॉर प्रेयर। मतलब कि ऐसे बाहरी संकेत दिख रहे हैं, बीमारी ऐसी हो गई है जिससे आप अपने रोज़मर्रा के काम भी नहीं कर पा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल आप प्रेयर के लिए खड़े नहीं हो पा रहे हो, आप कोई भी ऑर्डिनरी एवोकेशंस नहीं फॉलो कर पा रहे हो अपने। थर्ड इज इवेंचुअल डेथ, इट मस्ट रिजल्ट इन डेथ शॉर्टली। बीमारी ऐसी है जिसे कुछ ही समय बाद मौत हो जाएगी, डेथ शॉर्टली। सो अब हम देखते हैं कि मर्ज उल मौत का टेस्ट क्या है। ये तो हमने तीनों एसेंशियल्स देख लिए, एप्रीहेंशन ऑफ डेथ है और एक्सटर्नल इंडिकेशंस एंड रिजल्ट ये है कि डेथ हो जाती है। अब टेस्ट क्या है मर्ज उल मौत का? इट इज़ नॉट सीरियसनेस ऑफ इलनेस, rather donor's state of mind, that is he is having apprehension that the illness will be fatal। मतलब कि जो डिजीज़ है जो उसे हुई है वो उसकी मौत कर देगी कुछ टाइम में, ऐसा उसको डर लग रहा है इंसान को, उसके अंदर वो एप्रीहेंशन है। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि जो बीमारी उसे हुई है वो सीरियस नेचर की है कि या फिर वो नॉर्मल नेचर की है, क्योंकि इवन अ हार्मलेस इन्फेक्शन लाइक कॉमन कोल्ड रिजल्टिंग इन निमोनिया कैन क्रिएट प्रेशर एंड फेटली। मतलब एक हल्की सी बीमारी जैसे कि खांसी जुकाम हुआ आपको और वो बाद में निमोनिया बन जाता है, वो भी प्रेशर क्रिएट कर सकता है, वो भी एप्रीहेंशन क्रिएट कर सकता है उस इंसान के दिमाग में कि उसकी मौत हो जाएगी कुछ टाइम के बाद, और वो एक्चुअली में मर भी जाता है। तो वो बीमारी मर्ज और मौत में कवर होगी, ना कि सीरियस बीमारी। सो मेन टेस्ट है कि उसके दिमाग में वो टेंशन क्रिएट होना, वो चिंता क्रिएट होना कि मेरी मौत हो जाएगी। वाइल अ सीरियस इलनेस, एग्जाम्पल कैंसर और इनक्यूरेबल डिजीज और मेलेडी of long continuance, example constipation, diabetes, which does not result in death shortly, will not be covered here because here a person becomes familiarized with the disease। So वो ये बोल रहे हैं कि चाहे सीरियस इलनेस हो जैसे कि कैंसर हो गया या कोई इनक्योरेबल डिजीज़ है या फिर लॉन्ग कॉन्टिनेंस में वो डिजीज़ चल रही है जैसे कि डायबिटीज़ हो गया, फिर कॉन्स्टिपेशन हो गया,
वो यहाँ पे कवर नहीं होंगी, क्योंकि एक समय के बाद इंसान ऐसी बीमारियों से फेमिलियर हो जाता है, ही बिकम्स फेमिलराइज्ड विद सच डिजीज, सो उसे वो एप्रीहेंशन में भी ना हो, इसलिए ये कवर नहीं होंगी यहाँ पे। लेकिन इन सीरियस केसेस में भी, जो ऐसे कैंसर या फिर डायबिटीज़ के केसेस होते हैं, इन केसेस में भी मर्ज उल मौत ये डिजीज़ बन सकती हैं अगर वो ऐसे स्टेज पर पहुंच जाएं जहां डेथ होना हाईली प्रोबेबल हो जाए, एंड फिर बाद में डेथ हो भी जाती है। सो इट मे बिकम मर्जल मौत। सो ये सीरियस डिजीजेस मर्जल मौत बन सकती हैं इफ़ इट रीचेज टू सच अ स्टेज एज टू रेंडर डेथ हाईली प्रोबेबल। वो ऐसे स्टेज पे पहुंच गए जहाँ पे डेथ हाईली प्रोबेबल हो जाती है, एंड डज इन फैक्ट रिजल्ट इन डेथ। सो यहाँ पे कंक्लूजन ये है कि जो टेस्ट है डेथ इलनेस का, इट इज़ नॉट लॉन्ग कॉन्टिन्यूंस और सीरियसनेस ऑफ डिजीज, रेदर इट इज़ एप्रीहेंशन ऑफ डेथ। नाउ नेक्स्ट, ट्रांजेक्शन्स ड्यूरिंग मर्ज उल मौत। सो अब हम ये देखेंगे कि कौन कौन से ट्रांजेक्शन्स मर्ज उल मौत के दौरान किए जा सकते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं मैरिज। मैरिज कॉन्ट्रैक्टेड ऑन डेथ बेड, इट इज़ इनवैलिड। ये इनवैलिड होगी अगर आप मर्ज उल मौत से गुजर रहे हो और आप मैरिज कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो वो इनवैलिड होगी। लेकिन अगर वो उस बीमारी से रिकवर कर जाता है, इफ़ ही रिकवर्स फ्रॉम मेलेडी, देन कंज्यूमेशन कैन क्योर इनवैलिडिटी। मतलब कंज्यूमेशन से वो इनवैलिडिटी ख़त्म हो जाएगी, मैरिज प्रॉपर हो जाएगी। सेकेंड इज़ डावर। अगर आपने ऐसे केसेस में डावर कॉन्ट्रैक्ट किया है तो उस पर जो कस्टमरी डावर्स हैं, उस महर उल मिस्ल कहते हैं उसे, महर उल मिस्ल के रूल्स से वो गवर्न होगा वो डावर। थर्ड इज़ डेथ बेड पर डेथ को एक्नॉलेज करना। मतलब कोई आपने लोन लिया है या फिर उसको आपको देना है और आपने उसे एक्नॉलेज करना है, तो उस केस में क्या होगा। तो यहाँ पर वेयर अ लाइबिलिटी इज़ टू पे डेट एक्नॉलेज ड्यूरिंग डेथ बेड, हेयर एक्नॉलेजमेंट अगर इन फेवर ऑफ एयर है, इट इज़ नॉट बाइंडिंग अपॉन एस्टेट, but an acknowledgement in favor of non-heir is conclusive against heirs even though beyond extent of 1/3 of estate. फोर्थ हम देखेंगे गिफ्ट। अगर मर्जुल मौत से गुजर रहे हो और आपको कोई गिफ्ट करना है तो उस केस में क्या कंडीशंस होंगी। सब्जेक्ट टू सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस, हेयर कंबाइंड इफेक्ट्स ऑफ गिफ्ट एंड विल टेक प्लेस। सो यहाँ पर दोनों के कंबाइंड इफेक्ट्स लागू होंगे। जो ऑर्डिनरी गिफ्ट हम जैसे देते हैं नॉर्मल वे में, प्लस विल वसीयत के कंबाइंड इफेक्ट्स यहाँ पे लागू होंगे। इट मस्ट सेटिस्फाई ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ वैलिड गिफ्ट। जैसे एक ऑर्डिनरली एक गिफ्ट किया जाता है जहाँ पे जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसकी वो सारी फुलफिल होनी चाहिए, जैसे कि देयर मस्ट बी अ डिक्लेरेशन, एक्सेप्टेंस इन एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी ऑफ पोजेशन ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ डोनर। सो ये तीनों कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। एंड दूसरा, विल की जो भी कंडीशंस होती हैं वो भी फुलफिल होनी चाहिए। एंड इट विल ऑल्सो बी सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शंस एज इन केस ऑफ विल। Thus, a Muslim cannot make a gift of more than 1/3 of his property in favor of non-heir unless the other heirs consent to it, and a gift to an heir is altogether invalid unless other heirs consent to it. So ये जो कंडीशन मैंने अभी बोली ये विल के ऊपर लगती है। जब विल करता है कोई मुस्लिम, विल बनाता है किसी के लिए, तब वो कंडीशन लगती है, वही यहाँ पे भी लगेगी कि वो गिफ्ट नहीं कर सकता 1/3 से ज़्यादा नॉन एयर के फेवर में जब तक बाकी एयर्स कंसेंट ना करें, और अगर वो किसी एयर के लिए दे रहा है इज़ ऑल टुगेदर इनवैलिड अगर जब तक बाकी एयर्स कंसेंट नहीं करते। अब इसमें एक तीसरी बात और है, इफ़ अ पर्सन रिकवर्स फ्रॉम मर्जुल मौत। अगर व्यक्ति मर्जुल मौत से रिकवर कर जाता है, उसने गिफ्ट किया था पहले और अब वो रिकवर कर जाता है मर्जुल मौत से, then gift is valid like an ordinary gift to whole extent and no restriction of will apply. तो जैसे कि एक ऑर्डिनरी गिफ्ट दिया जाता है वैसे ही वो एप्लीकेबल हो जाएगा, वैसे ही वो गिफ्ट वैलिड हो जाएगा मर्जुल मौत का। अगर पर्सन रिकवर कर जाता है मर्जुल मौत से, पूरा का पूरा भी दे सकते हो, और उसमें विल की जो रिस्ट्रिक्शंस है 1/3 की वो एप्लीकेबल अब नहीं होंगी। नेक्स्ट इज डेथ बेड वक्फ। It is governed by same rules that govern other deathbed disposition,
That is, it will take effect only to extent of 1/3 of property unless heirs give consent. सो यहाँ पर भी सेम रूल्स लगेंगे जो बाकी और डेथ बाय डिस्पोजिशंस पर लगते हैं. यहाँ पर भी सिर्फ 1/3 प्रॉपर्टी के लिए ही वक्फ में प्रॉपर्टी दी जा सकती है जब तक कि और एयर्स कंसेंट ना दें. नेक्स्ट इज विल. अ विल कैन बी मेड विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन. सो जो वसीयत है वो बिना कोई रिस्ट्रिक्शन के दी जा सकती है मर्जुल मौत में. नाउ अब हम देखते हैं एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. जो गिफ्ट मर्जुल मौत के दौरान किया जाता है उसके बीच में और डोनेशियो मॉर्टिस कॉजा इसके बीच में क्या डिफरेंस है. मतलब दोनों में जो गिफ्ट दिया जा रहा है वो एप्रीहेंशन ऑफ डेथ में दिया जा रहा है. तो यहाँ पर ये चीज़ है जो कॉमन है. बाकी हम इसके बीच में जो फंडामेंटल डिफरेंसेस हैं उनको हम स्टडी करते हैं. इवन दो बोथ दिस कॉन्सेप्ट्स आर सिमिलर in nature and their application, there are some fundamental differences between the two. So दोनों में कुछ fundamental differences still हैं जबकि दोनों के दोनों gift हैं under contemplation of death. So let's see them. Donatio mortis causa. It is a concept under 191 of Indian Succession Act 1925. जबकि जो gift है जो मर्जुल मौत में हुआ है वो एक मुस्लिम लॉ का कॉन्सेप्ट है. सेकेंड इज कि जो गिफ्ट दिया जा सकता है अंडर डोनेशियो मॉर्टिस कॉजा इट इज़ ओनली मूवेबल प्रॉपर्टी. सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी दी जा सकती है. जबकि जो मर्जुल मौत में गिफ्ट दिया जाता है उसमें ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है, चाहे आप मूवेबल दो चाहे इमूवेबल दो. थर्ड इज़ कि कोई लिमिटेशन नहीं है डोनेशियो मॉर्टिस कॉजा में कि किस व्यक्ति को देना है या फिर कितनी एक्सटेंट तक प्रॉपर्टी देनी है. बट जो गिफ्ट मर्जुल मौत में है उसमें 1/3 ही दे सकते हो जब तक बाकी ऑल एयर्स कंसेंट नहीं करते हैं. फोर्थ इज़ कि अगर इलनेस थी और आप उससे रिकवर हो गए तो वो गिफ्ट पूरा का पूरा फेल हो जाएगा. बट जो मर्जुल मौत का गिफ्ट है उसमें अगर आप इलनेस से रिकवर होते हो तो गिफ्ट विल बी वैलिड लाइक ऑर्डिनरी गिफ्ट टू होल एक्सटेंट. और उसमें जो रिस्ट्रिक्शन है विल वाली वो अप्लाई नहीं करेगी. यहाँ पे ऑर्डिनरी गिफ्ट की तरह वो लागू होगा गिफ्ट. सो ये सारा था मर्जुल मौत के बारे में. थैंक यू वेरी मच.